हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस मंथ का लास्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 ऑफ हिस्ट्री, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। तो ये शायद मुझे लगता है कि ये सैम 1 में 10 चैप्टर तक आता है, जिसपे हमने दिस इज़ द 6th चैप्टर। तो ये चैप्टर क्या कवर करता है? ये चैप्टर कवर करता है कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी क्या थी, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्या चेंजेस आए। तो इकोनॉमी के रिलेटेड ये चैप्टर रिवॉल्व करता है, तो हमें इकोनॉमी को समझना है। इससे पहले वाले चैप्टर में हम म्यूटिनी समझ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कंडीशन समझ चुके हैं। अब हमें थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन समझना है। इकोनॉमिक कंडीशन समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि क्यों ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। इंडिया में ऐसा क्या हुआ, सॉरी ब्रिटिशर्स को ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें इंडिया में आना पड़ा। तो द रीज़न वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो अब क्या हो रहा है, जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप एक टर्म पढ़ेंगे रिनाइजेंस। ठीक है, यूरोप में इस टाइम पे हो रहा है रिनाइजेंस। रिनाइजेंस का मतलब होता है रिफॉर्मेशन। अब लोग जो हैं वो अपनी पुरानी बिलीव्स को छोड़कर नई मॉडर्न वैल्यूज़ को अपना रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को अपना रहे हैं, और वहाँ पर हो गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब अब बड़ी तो नहीं, बट अब वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हो गई हैं, लोग थोड़ा सा इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो गए हैं। अब किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें चाहिए वहाँ का रॉ मटेरियल, राइट। अगर आपको कपड़े बनाने हैं तो सीधा आप मशीन लगा लोगे, उससे कोई काम नहीं चलेगा। आपको कॉटन चाहिएगा, आपको अच्छी लेबर चाहिए, उस कॉटन में से फिर आप कपड़े बनाएंगे। तो आपने इंडस्ट्रीज़ तो लगा ली, लेकिन जब तक आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तब तक आपकी इंडस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और रॉ मटेरियल उन्हें कहाँ मिला? रॉ मटेरियल उन्हें मिला इंडिया के अंदर। इंडिया का जो रॉ मटेरियल था, सबसे पहले उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सेकेंडली, उसके प्राइजेस बहुत कम थे, तो कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, वाइल एज जो इंडिया की जो लेबर थी, उन्हें लेबर बहुत सस्ते में मिल रही थी। इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग तब कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, ये हमने आगे वाले चैप्टर में कवर किया है। तो इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो इंडिया में आते हैं, और उन्हें लगता है कि क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने रूल को एस्टैब्लिश करना। वैसे वो इनिशियली अपने रूल को एस्टैब्लिश करना नहीं चाहते थे, वो तो खाली रॉ मटेरियल लेने आए थे। लेकिन क्योंकि इंडिया की कंडीशन को देखते हुए उनके मन में फिर लालच जागती है, और फिर वो इंडिया को रूल करने का डिसाइड करते हैं। तो मेन रीज़न क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ यूरोप एंड इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया वॉज वेरी प्रोस्परस, राइट। इंडिया के पास बहुत पैसा था, इंडिया के पास बहुत अच्छा रॉ मटीरियल था, लेबर अच्छी थे, हमारे पास बहुत क्वालिटेटिव आर्ट करने वाले लोग थे। ठीक है, और ब्रिटेन के पास ये सब नहीं था। ब्रिटेन के पास मशीन्स थी, लेकिन रॉ मटेरियल अच्छा वो नहीं था। तो हमने उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, और उनके पास इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी थी। तो ये रीज़न हो गया। जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें यही सब चीज़ मेंशन की गई है। तो अब हम समझते हैं, अच्छा वो आ तो गए, आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हम बंगाल का एग्जाम्पल समझेंगे, जो कि है कोलैप्स इन ट्रेडिशनल इकोनॉमी। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल इकोनॉमी बंगाल की बताई जा रही है। द मेन स्टे ऑफ प्रोस्पैरिटी ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री। मतलब कि प्रोस्पैरिटी ऑफ बंगाल की जो प्रोस्पैरिटी थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन प्ले करता है? दैट वाज क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री। क्राफ्ट जो चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे कि कपड़ा हो गया, कपड़े के ऊपर कोई डिज़ाइन बना दी, वुड से कोई चीज़ खिलौना बना दिया, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट की जो इंडस्ट्री थी, जिसमें वो खिलौने बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, मटके बना रहे हैं, अलग अलग बर्तन बना रहे हैं, है ना। हैंडी क्राफ्ट की जो इंडस्ट्री थी, जो हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। और दूसरी चीज़ था एग्रीकल्चर। हम जो है एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे थे उस टाइम पे। रीज़न सबसे पहला था कि यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स पास होती थी। इंडिया इज़ फुल ऑफ रिवर्स, राइट। पानी की कोई कमी नहीं थी, एटमॉस्फियर बहुत अच्छा था, हमारा टेम्परेचर बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। तो इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ था। द यूरोपियन ऑल्सो केम टू इंडिया फॉर द बिजनेस पर्पज़। और यूरोपियन का यहाँ पे आने का सबसे मेन रीज़न क्या था? कि उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, और रॉ मटेरियल से भी ज़्यादा उनको हमारे मसालों में इंटरेस्ट था। ठीक है, इंडिया के मसाले आज भी बहुत फेमस है, और उस टाइम पे यूरोप में इतने मसाले नहीं बनते थे, तो उन्हें मसाले भी एक बहुत अट्रैक्टिंग फैक्टर लगा। Francois Bernier had been to Bengal twice during the period of his stay, he mentioned. तो फ्रेंकोइस बर्नियर क्या कहते हैं कि
बंगाल में वेल्थ वेल्थ यानी कि पैसा, प्रोस्पैरिटी, बंगाल में प्रोस्पैरिटी और पैसा आने के लिए 100 दरवाजे हैं, लेकिन ऐसा एक भी दरवाज़ा नहीं है जिससे वो प्रोस्पैरिटी बाहर जा सके। मतलब ये डिपेक्ट कर रहा है कि बंगाल कितना प्रोस्परस स्टेट था। ये जब आप अपने आंसर की शुरुआत करें तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा हम क्या क्या बेच रहे थे, तो हमारा कॉटन अच्छा था, हमारे जो कॉटन के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि बैग हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, पानी की बॉटल हो गई, तो कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट्स, राइस, शुगर एंड अदर कॉमोडिटीज़। एंड एक और चीज़ यहाँ मिसिंग है, दैट वर आर इंडियन स्पाइसेस। और अच्छी बात ये थी कि हमारे इंडियन स्पाइसेस के जो प्राइस थे, सॉरी इंडियन चीज़ों की जो प्राइस थे, कमोडिटीज़ का मतलब होता है चीज़ें, गुड्स, ठीक है, तो इंडियन गुड्स जो थे उनके प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा, इनक्रेडिबली चीप, चीप मतलब बहुत ही सस्ते थे वो चीज़ें, ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, स्पेशली द कॉटन क्लॉथ, सिल्क, शुगर एंड जूट, इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। हम इंटरनेशनली भी ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, जो सिल्क ऑफ ढाका, ढाका का जो सिल्क है उसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड थी। और हम ये किस, हमारा जो एक्सपोर्ट होता था यूरोपियन कंपनीज़ के साथ, वो कहाँ से एक्सपोर्ट होता था, तो बासरा, मोचा, जेठा, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सी रूट के नाम हैं, ठीक है, बासरा, मोचा एंड जेठा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। Now, the East India Company came to India to trade in 1600 AD. It was supported by the British government. आपको पता होगा, ये हमने चैप्टर नंबर, वो जो हम बैटल ऑफ प्लासी वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स को जो मोनोपोली मिली थी कि भाई आप जो है इंग्लैंड की तरफ से बस आप ही ट्रेड करेंगे, आपको और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उस मोनोपोली का उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा पूरा सपोर्ट था, और वो इंडिया में अपना रूल कब जमाती है, बैटल ऑफ प्लासी एंड स्पेशली बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर के बाद उन्हें इंडिया में लैंड रेवेन्यू के राइट्स मिल गए थे। मतलब अब क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो अपने पैसों से नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो इंडिया में जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी लैंड रेवेन्यू मिल रहा है, उसी से ही वो हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं। मतलब उनका कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है, वो हमारे ही पैसों से हमारी चीज़ें खरीद रहे हैं और हम ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। और देयर वाज एन डुअल गवर्नमेंट ऑफ मेथड, डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मैंने आपको समझाया था, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा केओस और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, हमारा फार्मर्स, हमारा पूरा एग्रीकल्चर, इट वॉज कम्प्लीटली रूइंड, हमारा बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्रीज़ पे भी बहुत बुरा असर पड़ा था, ठीक है। दे नेवर थॉट अबाउट द नेटिव्स, नेटिव्स यानी कि जो उस देश में रह रहे हैं, मतलब इंडिया, ठीक है, तो इंडिया में हम लोग जो रह रहे हैं तो हम इंडिया के नेटिव्स हुए, ठीक है। तो उन्होंने कभी भी इंडियंस के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने उसके हिसाब से इंडिया पे वो अप्लाई किया, एंड जो भी उनकी पॉलिसीज़ होती थी वो हमेशा इंग्लैंड के बेटरमेंट के लिए होती थी कि भाई हमारे देश का बेटरमेंट हो। दे नेवर लुक्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, बट दे वांटेड टू इकोनॉमिकली प्रॉस्परस देयर ओन कंट्री, ठीक है। इसके बाद है ब्रिटिश रूल रूइंड द लाइफ ऑफ आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन इन इंडिया। देखो इस चैप्टर में ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस एक टॉपिक पेज नंबर 40 पे जो पोवर्टी एंड फेमाइन इन इंडिया है उसे छोड़ देना है, बस उसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब वो कवर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, तो कुछ भी स्किप नहीं करना है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिटिश रूल रूइंड द लाइफ ऑफ आर्टिसन क्राफ्ट्समैन इन इंडिया टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मतलब जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती हैं, प्रोडक्ट वर इन ग्रेट डिमांड, मतलब 18वीं सेंचुरी तक हमारे जो भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें हैं उसकी बहुत डिमांड थी पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। वन ऑफ द राइटर, एक राइटर है कैलवोट, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है कि इंडियंस वर बेटर देन वेस्टर्न कंट्रीज़, जो कि हम जो इंडियंस है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ से बहुत बेटर हैं। क्यों बेटर हैं, क्योंकि हमारी जो आर्ट होती है वो शार्प होती है, डिटेल होती है, मतलब बहुत डिटेल में कारीगरी की जाती है और हम बहुत क्रिएटिव होते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, मतलब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था उससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास बहुत बड़ी बड़ी शिप्स नहीं थी जिसकी वजह से वो हमारा प्रोडक्ट ले जा सके, ठीक है, छोटी मोटी शिप्स थी और उससे वो हमारी चीज़ें को ले जाया करते थे। इन आर्टिजन एंड क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्लोथ इंडस्ट्री वॉज इम्पॉर्टेंट, ये आपको वन वर्ड में पूछ ले सकते हैं वो लोग कि बताओ सबसे मेन इंडस्ट्री कौन सी थी, तो क्लोथ इंडस्ट्री वॉज प्रोमिनेंट। नाउ
प्रोमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। वीविंग ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स वाज द मेन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया देन। तो इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? वीविंग। वीविंग मतलब बुनना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। तो कॉटन में से जो कपड़े बनाएंगे ना उसे बोलेंगे वीविंग का प्रोसेस। तो वीविंग ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स वाज द मेन इंडस्ट्री फॉर इंडिया देन। Cloth made in India has a large market in the England, some part of the Europe, China, Japan, and some countries of the South Asia, Arabia, Iraq, and some other part of Africa. तो अब देख रहे हैं हम किस किस कंट्रीज़ में हमारी डिमांड है। हमारी डिमांड है इंग्लैंड, इंग्लैंड के कुछ कंट्रीज़ में, यूरोप, चाइना, जापान, साउथ एशिया, अरेबिया, इराक, ईरान, मतलब हर बहुत सारी ऐसी देश की दुनिया की कंट्रीज़ हैं जिसके साथ हमारा अच्छा ट्रेड रिलेशन है और जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। बंगाल, लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर, मदुरई, ये कुछ ऐसे मेन सेंटर्स हैं जहाँ पे कॉटन वीविंग इंडस्ट्रीज लगाई जाती थी। इसमें से आप दो याद कर लेना, कोई भी दो जो भी आपको अच्छा लगे, कि अहमदाबाद और गुजरात याद कर लेना, सॉरी अहमदाबाद और बंगाल याद कर लेना, ठीक है, बट नाम याद रखना। इसके बाद है दूसरी इंडस्ट्री, मतलब कपड़ों के अलावा कौन सी इंडस्ट्री थी? तो सिल्क ऑफ ढाका, मैट्रेसेस ऑफ, मैट्रेस मतलब होता है वो जो हम बिछाते हैं ना पलंग पे जो चादर बिछाते हैं, मैट्रेसेस उन्हें कहा जाता है। मैट्रेसेस ऑफ लाहौर, शॉल ऑफ कश्मीर, ज्वेलरी डिज़ाइन ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर, डिज़ाइन ऑन मार्बल, सैंडलवुड एंड ग्लास वॉज वेरी एक्साइटेड। मतलब ये एग्जिस्ट, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। ढाका की मैट्रेसेस, नहीं सॉरी, सिल्क ऑफ ढाका, मैट्रेसेस ऑफ लाहौर, और जो भी नाम दिए गए हैं इनमें से आप दो तीन नाम याद कर लेना। हिस्टोरियन आर.सी. दत्ता का कहना है, कभी भी आपको स्टेटमेंट नहीं पूछा जाता है, स्टेटमेंट बस एक ही पूछा जाएगा जो मैंने आपको करवाया था चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। उस नहीं, चैप्टर नंबर 5 में जो हमने स्टेटमेंट किया था, किसका स्टेटमेंट था वो याद करो? गवर्नर जनरल कैनिंग का जो स्टेटमेंट था, बस वही इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 में, बाकी कुछ भी खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो आपको कभी पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको आंसर की स्टार्टिंग करनी है तो आप वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आर.सी. दत्ता का कहना था कि वीविंग मतलब कपड़े बनाने का प्रोसेस, तो वीविंग वॉज द बिजनेस ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया। तो कॉमन पीपल क्या कर रहे हैं तब का इंडिया जो है वो क्या काम कर रहा है? तो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री, वीविंग इंडस्ट्री वॉज वेरी प्रोमिनेंट। लैक्स ऑफ वुमेन्स वर अर्निंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम देयर वीविंग इंडस्ट्री। मतलब लाखों ऐसी वुमेन्स हैं जो अपना घर किससे चला रही हैं? इस वीविंग इंडस्ट्री से चला रही हैं। शाहबाद डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल देन वॉज ऑलमोस्ट 1 लाख वीवर्स एंड 95% ऑफ कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय देम वॉज एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन कंट्रीज। इट इज़ सच अ प्राउड, राइट। मतलब देखो ये क्या बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है कि शाहबाद जो एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के अंदर, उसमें 1 लाख वीवर्स हैं, ठीक है, 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूवर्स हैं, और जो वो कपड़े बनाते हैं उसमें 95% से भी ज़्यादा जो कपड़े हैं वो बाहर के देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम सिल्क ऑफ ढाका देयर वर द इंडस्ट्रीज इन कृष्णानगर, चंदेरी, अरनी, बनारस। अहमदाबाद जो है वो अपने कॉटन, धोती और दुपट्टा के लिए आज भी बहुत फेमस है, तब भी बहुत फेमस था। नागपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा एंड द मेनी विलेजेस ऑफ बंगाल वर फेमस फॉर देयर बॉर्डर ऑन द सिल्क क्लोथ। देखो सिल्क का जो कपड़ा होता है ना उस पर कारीगरी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मालदा, कुछ विलेजेस ऑफ बंगाल, नागपुर, मुर्शिदाबाद, ये ऐसी जगह है जहाँ पे वो सिल्क के कपड़े पर भी बहुत खूबसूरत कारीगरी करा करते थे, ठीक है। कश्मीर, पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान, वो वुल के कपड़े बनाने में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके बाद होता है शिप मेकिंग बिजनेस। सबसे पहले कॉटन, इसके बाद हमने देखा कि सिल्क वाला, और इसके बाद है शिप मेकिंग बिजनेस भी बहुत प्रोमिनेंट था। हमारी शिप्स जो थी वो इंग्लैंड से कई गुना ज़्यादा बेटर थी। हमारी मेटल इंडस्ट्रीज़ भी बहुत अच्छी थी। हम मेटल्स हम कौन कौन सी चीज़ों से चीज़ें बना लेते थे? तो कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे हम मटेरियल्स को बना लेते थे। नासिक, पूना, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, तांजोर, ये कुछ मेटल वर्क के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। कोल्हापुर, सातारा, गोरखपुर, आगरा, चित्तौड़, बालघाट वर वेल नोन फॉर इट्स आर्टिस्टिक डिज़ाइन एंड गोल्ड, सिल्वर एंड ग्लास, ठीक है। मतलब देखो वो गोल्ड पर भी अपनी डिज़ाइन बना रहे हैं, सिल्वर पर, ग्लास पर अपनी डिज़ाइन बना रहे हैं। आफ्टर गेनिंग द पावर ब्रिटिश डिमोलिश्ड का मतलब होता है ख़त्म कर देना, डिमोलिश्ड द क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बंगाल एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा थोड़ा सोचो, ये ऐसा बोल रहा है, ये स्टेटमेंट ऐसा बता रहा है कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो हमारे कंट्री की क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। अच्छा ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आखिर उन्हें ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी? थोड़ा सा सोचो
ठीक है, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ruined इंडियन क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन द इंग्लैंड। फॉर दैट दे इम्प्लीमेंटेड वेरियस इनअप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, मतलब हमारी इंडस्ट्रीज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस का अप्लाई किया, जैसे बहुत हैवी टैक्स लगा लेते थे हमारे आर्टिसंस को, बहुत क्रूरली वो बिहेव करते थे हमारे आर्टिसंस के साथ, हमारे कपड़ों को वो बॉयकॉट करते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने की थी। आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग उनकी रेवेन्यू सिस्टम, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि ऐसे कौन से रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने अप्लाई किए थे जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा हैवी डेट मतलब कर्ज में फंस गए थे लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कर्जा ले लिया था, उनके पास खाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, स्टैग्नेशन यानी कि भूखमरी आ गई थी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही थी? ड्यू टू देयर वेरियस रेवेन्यू पॉलिसी। अब आपने देखा कि ब्रिटिशर्स के पास टैक्स कलेक्ट करने का राइट चला गया है, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं पता है? वो इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं, मतलब हम जितना प्रोड्यूस नहीं कर पाते उससे ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट करने लग जाते हैं, मतलब हमारे लिए फिर एट द एंड कुछ बचता ही नहीं है, तो लोगों को फिर कर्जा लेकर उनका जो टैक्स है उसे चुकाना पड़ता है। तो ये रेवेन्यू सिस्टम अब हम पढ़ने जा रहे हैं। रेवेन्यू सिस्टम में 3 पॉलिसीज़ हैं, दैट इज़ परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सेटलमेंट एंड महालवारी सेटलमेंट। इन तीनों सेटलमेंट को घोल के पी जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है? इसे ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, जहाँ पर ब्रिटिश क्या करेंगे, एक बड़े से गांव को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर हर एक पार्ट में एक बड़ा ज़मींदार वो अपॉइंट करेंगे, और उस ज़मींदार को वहाँ के फार्मर्स, वहाँ के जो एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग हैं उनसे उन्हें टैक्स कलेक्ट करना है, और फिर उस टैक्स में से थोड़ा सा पार्ट वो अपनी सैलरी का रख लेगा और बाकी सारा पैसा वो ब्रिटिशर्स को दे देगा। तो ये सिस्टम, आपको सिस्टम समझ आ गया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और वो जो टैक्स होता था वो परमानेंटली सेम होता था, इसीलिए उसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या तो ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया। ये इंपॉर्टेंट है, कब इंट्रोड्यूस किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने इंट्रोड्यूस किया? कॉर्नवालिस। और कहाँ कहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया? तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, ठीक है। इसमें होता क्या था कि ज़मींदार जो होते थे उन्हें टैक्स कलेक्ट करने का राइट दिया गया था। अब ज़मींदार कुछ पोर्शन अपने पास एज एन सैलरी रखेंगे और बाकी का जो भी पैसा है वो ब्रिटिशर्स को दे देंगे, ठीक है। द स्टेट डिमांड फॉर द लैंड रेवेन्यू वॉज परमानेंटली फिक्स्ड, की जो भी रेवेन्यू होगा वो परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था कि भाई आपको इतना रेवेन्यू पे करना ही है, इसीलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। इनिशियली तो ज़मींदार को बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अब ज़मींदार को पता चल गया कि उन्हें क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ करनी है, जिसकी वजह से वो लोगों से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने लगे, और अब ऐसी पोजीशन आ गई है कि ज़मींदार बहुत ज़्यादा रिच बन गए हैं, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी पता है? अब ना तो ज़मींदार फार्मर के लिए कुछ कर रहे थे, ना तो ब्रिटिशर्स फार्मर के लिए कुछ कर रहे थे, और क्योंकि डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लग गया था, इसके लिए न राजा हमारे लिए कुछ कर पा रहे थे। तो समझ रहे हो, अब फार्मर इज़ हेल्पलेस ना, उसकी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। तो ये हो गया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब है रेतवारी सिस्टम। रेतवारी सिस्टम में क्या हुआ था, अब ज़मींदार को हटा दिया गया, ठीक है। अब ज़मींदार से नहीं, ब्रिटिशर्स डायरेक्ट फार्मर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि अभी भी टैक्स बहुत हाई था और वो कभी भी टैक्स का अमाउंट चेंज कर देते थे। तो द रेतवारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय द रिफॉर्मर थॉमस मुनरो। किसने स्टार्ट किया था? थॉमस मुनरो ने। एंड लेटर इट वाज इंट्रोड्यूस, कहाँ कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसे एल्फिनस्टोन ने इंट्रोड्यूस किया था। देखो, इनिशियली कॉन्सेप्ट कौन लाया था? थॉमस मुनरो। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में से किसने अप्लाई किया था? तो Elphinstone, sorry. In the beginning, it was introduced in the some part of the state of Bombay, Assam, Madras. कहाँ कहाँ पर यह इंट्रोड्यूस हुआ है? बॉम्बे, आसाम, मद्रास, और बॉम्बे में किसने किया था? एल्फिनस्टोन ने। अकॉर्डिंग टू इट, द फार्मर वॉज कल्टिवेटिंग द लैंड वॉज मेड द ओनर ऑफ द लैंड, की फार्मर को ओनर बना दिया गया, और अब जो सारा टैक्स है वो फार्मर से ही लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक गिरसदार का कॉन्सेप्ट आता है। गिरसदार एक ज़मींदार की तरह ही होते थे, लेकिन गिरसदार क्या करते थे कि गिरसदार जाके सारा टैक्स कलेक्ट करेंगे और उसे ब्रिटिशर्स को दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर गिरसदार ओनर ऑफ द लैंड नहीं है,
पहले में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ज़मींदार को ओनर ऑफ द लैंड बना दिया गया था। बोले भाई ये ज़मीन तुम्हारी, इसमें से जो भी खेडूत जो हैं, जो भी फार्मर्स जो हैं वो तुम्हारे यहाँ काम करेंगे, तुम्हें उनसे टैक्स लेके हमें देना है। लेकिन रयोतवारी सिस्टम में ओनर जो था वो फार्मर ही था और टैक्स डायरेक्टली फार्मर से ही कलेक्ट किया जाता था। लेकिन गीज़ादार को एज एन ऑब्जर्वेशन के लिए रख लिया गया था कि भाई तुम देखो कोई फार्मर कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, फार्मर जो है वो अच्छे से टैक्स दे रहा है। तो ये था गिरस्दार का कॉन्सेप्ट। पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि एक तो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स था, दूसरा गवर्नमेंट कभी भी टैक्स को बढ़ा लेती थी या कम कर देती थी। और इसके बाद जब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भी ड्रॉट आ गया है, बारिश अच्छे से नहीं हुई है या खेती अच्छे से नहीं हुई है, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी टैक्सेस को कम नहीं करती थी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसके बाद है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया वो देखो। अब क्या होता है कि पहले दो सिस्टम में हमने समझा कि एक जो लैंड है वो किसी न किसी ओनर की है, लेकिन ऐसे बहुत सारे विलेजेस होते थे जहाँ पे लैंड किसी ओनर की नहीं होती थी। मतलब एक बड़ा सा लैंड है, उस पर पूरा का पूरा गांव आके एक साथ खेती कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई भी ओनर नहीं है, वो पूरी ज़मीन जो है वो पूरे गाँव की है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अब वो टैक्स किससे कलेक्ट करेंगे ये बताओ, क्योंकि भाई ज़मीन तो सबकी है। ठीक है, और एक पर्सन तो है नहीं, अब जो पैसा आ रहा है वो आपस में वो लोग बांट लेते थे, तो अब बताओ तुम टैक्स किससे कलेक्ट करोगे? तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस पूरी ज़मीन को एज एन महल कंसिडर किया। ठीक है, महल मतलब क्या होता है कि एक पूरी बड़ी सी ज़मीन है, उस ज़मीन को हम महल बोलेंगे। ठीक है, और जो उस महल में से जो भी पैसा आएगा वो पैसा अब आपको दे देना है किसको? जो भी आपके पंचायत के जो हेड होते हैं, ठीक है, सरपंच जो होते हैं। तो यहाँ पे पैसा किससे कलेक्ट किया जाएगा? सरपंच से कलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आपकी खेती है, खेती आपके पास पूरा बड़ा सा लैंड है और लैंड में आप 100 किलो चावल पर ईयर उगा रहे हो। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को पता है कि अच्छा इस बड़ी सी खेती में ये लोग 100 किलो चावल उगा रहे हैं, ठीक है, पर ईयर। तो अब यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, वो ऐसा बोलेंगे कि एक काम करो, अच्छा ठीक है 100 किलो तुम उगा रहे हो, उसमें से 60 किलो तुम हमें एज एन टैक्स दे दो या 50 किलो हमें एज एन टैक्स दे दो और बाकी का 50 किलो तुम अपने पास रख लो। और ये सारा जो टैक्स सिस्टम है वो किससे कर रहे हैं? वो यहाँ पे वो कर रहे हैं वो सरपंच के साथ। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो चावल ही लेंगे, हो सकता है कि वो पैसे भी डिमांड करें, तो जो भी है वो विलेज टू विलेज डिफर करता था। तो यहाँ हो गया महलवारी सिस्टम। इसके बाद है स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि ऐसा क्या हुआ था कि हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। पहले हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, अब हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर कैसे ख़त्म हुआ। तो एग्रीकल्चर हैज़ बीन अ मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। ठीक है, द प्रॉस्पेरिटी एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया डिपेंड्स ओनली ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और आज भी हम एग्रियन इकोनॉमी है, आज भी हमारा जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा है। इफ़ देर इज़ अ गुड क्रॉप द फार्मर विल बिकम वेरी हैप्पी एंड यू कैन सी प्रॉस्पेरिटी ऑल अराउंड, बट द लैक ऑफ गुड क्रॉप्स क्रिएट अ सेंस ऑफ ड्रॉट एंड स्टार्वेशन। मतलब कि अगर आपकी खेती अच्छी हुई है इस बार, ठीक है, तो हमारा फार्मर बहुत खुश हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बाय चांस खेती बिगड़ जाती है, हो सकता है बारिश नहीं आए, हो सकता है कीड़े पड़ गए या जो भी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से अगर खेती अच्छी नहीं होती है तो फिर हमारे हमारे फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। लाइक उन्हें स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टारवेशन यानी कि भूखमरी छा सकती है, हमें हाई टैक्सेस भरने पड़ रहे थे तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अल्टीमेटली इट लेड to suicidal situations for the farmer. So up to the 18th century there was balance between agriculture and home industries, right? तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले एग्रीकल्चर और होम इंडस्ट्री यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है उस पर एक बैलेंस चलता था कि लोग कभी कभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जब एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो वो होम इंडस्ट्रीज़ पे भी आ गए। लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए हैं तो उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर भी बर्बाद कर दिया है, उन्होंने हमारी होम इंडस्ट्रीज़ भी बर्बाद कर दी है, तो अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ठीक है, India became well developed in agriculture and craft-based industry, and it gained the prestigious place in the world.
द ब्रिटिश रूइंड क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड वर्कर्स बिकम अनएम्प्लॉयड। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमारी पूरी जो क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उसे तो ख़त्म कर दिया, तो अब लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट छा गया कि लोगों के पास पैसा कमाने का कोई जरिया ही नहीं बचा, तो अब लोग एग्रीकल्चर पे आने लग गए। ठीक है, पहले उन्होंने इंडस्ट्रीज़ ख़त्म की तो अब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयड लोग अब एग्रीकल्चर पे आने लग गए। अब जैसे ही वो एग्रीकल्चर पे आते हैं तो उन्होंने एग्रीकल्चर पे इतने हाई टैक्स लगा लिए, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास है। तो अब वो इतने हाई टैक्सेस लगा लेते थे, चलो अगर हमारी खेती हो गई तो हम जैसे तैसे भर देंगे, लेकिन अगर खेती अच्छी नहीं हुई तो अब हमें कर्जा लेना पड़ेगा, हमारे ज़मींदार से कर्जा लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा फार्मर फंस जाता है डेट ट्रैप में। डेट मतलब कर्जा। Some of them become farmer and most of them become the laborers. Farmer were affected by the tax policy of the Britishers. अब देखो, खाना जो है एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। सो पॉपुलेशन एक्सपेंशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स. India's national economy, international trade, industrial sector, etc. were dependent on the Indian agriculture. मतलब हमारा जो भी इकोनॉमी है, कंप्लीट इकोनॉमी, मतलब हमारा ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, वो सारी इंडस्ट्रीज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं? वो इंडस्ट्रीज़ डिपेंड कर रही हैं एग्रीकल्चर पे। 1875 में से 55 to 65% जो हमारा नेशनल इनकम है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। 1801 में जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें 75% हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तब देख रहे हो हमारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे कितनी ज़्यादा है, और जब ब्रिटिशर्स हमारी एग्रीकल्चर को ही ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, तो आप बताइए कि क्या हमारे लिए वो अच्छी सिचुएशन है? नहीं है, राइट। द ब्रिटिशर्स वर नेवर थॉट अबाउट द वेलफेयर ऑफ इंडियन फार्मर्स। आप हमने आगे अलग अलग पॉलिसीज़ पढ़ी तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि ब्रिटिशर्स कभी भी हमारे वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे थे। देयर एम वॉज टू गेट मोर मनी एंड वेल्थ एंड टैक्सेस। द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज रूइंड द फार्मर्स, जमींदार्स, आर्टिसंस एंड बंगाल। तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, महलवारी, ज़मींदारी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये जो अलग अलग हमने पॉलिसीज़ देखी, वो हमारे इंडस्ट्रीज़, हमारे ट्रेड, हमारे एग्रीकल्चर को पूरी तरह से ख़त्म कर रही थी। ना फार्मर्स उनसे खुश थे, ना जमींदार्स, ना आर्टिसंस, ना क्राफ्टमैन, कोई भी उनसे खुश नहीं था। रिवॉर्ड कमीशन के हिसाब से, तो रिवॉर्ड कमीशन तो वो लाए थे, तो रिवॉर्ड कमीशन के हिसाब से कि अगर आप अब किसी को भी लैंड जो है वो गिफ्ट करते हैं या लैंड किसी को भी दान में देते हैं, तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो ब्रिटिशर्स को जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं वो कितने लालची हैं, वो हर एक पार्ट में हमसे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड थॉमस मुनरो रयतवारी सेटलमेंट सिस्टम ने पूरे ज़मींदारी सिस्टम, फार्मर सिस्टम, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। हमारा जो ट्रेडिशनल वे था कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, फिर हम उसे बेच रहे हैं, उससे हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। बहुत बार ऐसा होता था कि फार्मर्स अपनी ज्वेलरी तक बेच लेते थे, अपना जो घर बार सब बेच लेते थे, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिशर्स के टैक्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, और एक बार अगर आप उन्हें टैक्स नहीं भरा तो जो आपकी ज़मीन है वो ब्रिटिशर्स हड़प लेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ फूड, कि अब खाने की कमी होने लग गई थी। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है पर खाना उतना नहीं है। ग्रेन्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव, मतलब अब ग्रेन्स जो है, जो भी अनाज जो है वो एक तो बहुत महंगा हो गया है, तो नॉर्मल लोग तो उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिशर्स ने एक और बहुत बुरी चीज़ की थी कि उन्होंने कैश क्रॉप्स उगाना। कैश क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो ख़राब होने के जिनके चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, इंडिगो हो गया, टोबैको हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्रॉप्स को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उगाने पर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने बोला कि अब ये सारे क्रॉप्स उगाओ, ठीक है। उससे क्या होता था? उससे एक तो उनकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी, क्योंकि अगर हम गेहूँ उगा रहे हैं तो गेहूँ का उनको क्या मतलब है, ठीक है। उन्हें तो मतलब है कि भाई इंडिगो उगाओ, उन्हें मतलब है कि टोबैको उगाओ, जिसकी वजह से हम उसका ट्रेड कर सकें, ठीक है। अब सवाल आता है कि हम लोग क्यों उनकी बात मान रहे हैं? क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, कि हमारे राजा हमारे सपोर्ट में नहीं है, हमारी आर्मी हमारे सपोर्ट में नहीं है, पुलिस हमारे सपोर्ट में नहीं है, पूरा सिस्टम, पूरी जुडिशरी जो सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में है। और ऐसे कंडीशन में एक फार्मर अगर उनकी बात नहीं मानता है तो वो उस फार्मर के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती थी। तो यहाँ पे दोनों तरफ सुसाइडल सिचुएशन थी, उनकी बात मानो तो भी बुरा होगा, नहीं मानो तो भी बुरा होगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन बन चुकी थी।
अब थोड़ा सा देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, तो आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लो, ठीक है, एक बार सुन लो, एटलीस्ट अगर थोड़ा भी याद रहेगा तो हो सकता है तुम्हारा आंसर निकल जाए। तो इन इंडिया द मेजर इंडस्ट्रीज इन 19th सेंचुरी व जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील। तो 19th सेंचुरी में हमारे इंडिया में मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी? तो जूट की, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री। और ये हमारी इनकम की प्राइम सोर्स थी। प्राइम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स थी। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद हमारी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वजह थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा ऐसी ही पॉलिसी लाती थी कि उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप करे लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप ना करे। क्योंकि देखो, अगर हमारी इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो देखो, हमारी इंडस्ट्री अगर डेवलप कर रही है और हमारे प्रोडक्ट्स की बाहर के मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो क्या ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास तो ना अच्छा रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उनके पास इतना अच्छा नहीं है। तो वो क्या कर रही थी, हमारी इंडस्ट्रीज़ को वो ख़राब करना चाह रही थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज प्रोटेक्टिंग इट्स ओन इंडस्ट्रीज बट इंडिया वॉन्टेड टू वंस अगैन प्रॉपर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन अब 19th सेंचुरी जब आता है, धीरे धीरे हम 19th सेंचुरी, 1901, 1902, जैसे जैसे हम 19th सेंचुरी के पास आ रहे हैं, अब ऐसे लोगों को लगने लगा था कि नहीं, अब हमें वापस से अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए। रैपिडली इंडिया डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। जो हमारा मेन जो पावर था 18th सेंचुरी में, हमारी सबसे पावरफुल इंडस्ट्री कौन सी थी? कॉटन इंडस्ट्री। और उसी इंडस्ट्री को 19th सेंचुरी में भी हम डिसाइड करते हैं कि अब हम इसे ही ग्रो करेंगे। सो इन 1818 द फर्स्ट इंडियन मील वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता। ये आपको वन मार्क में पूछ सकते हैं कि पहली मील इंडस्ट्री कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी? तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता। इसके बाद कॉटन मिल मुंबई में एस्टैब्लिश होती है, और इसके बाद अहमदाबाद में बाय रणछोड़लाल छोटालाल। ठीक है, तो कोलकाता, मुंबई एंड अहमदाबाद। इसके बाद कॉटन इंडस्ट्रीज बहुत सारी और भी जगहों पे एस्टैब्लिश होती है, जैसे नागपुर, सोलापुर एंड मद्रास। अहमदाबाद को उस टाइम पे इंडियाज़ मैनचेस्टर कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद में 108 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी। विद द बिगनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट ये सब हम आगे चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये सब। तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था कि हमने ऐसे डिसाइड किया था कि अब हम अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करेंगे, ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट के साथ हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, स्पेशली कॉटन इंडस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन इंडियन इंडस्ट्रीज़ को अभी भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी भी नहीं चाहते थे कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करें। इसके लिए वो कुछ पॉलिसीज़ लेके आते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा लेते हैं कि अगर आपको हमारा एज एन इंडियन इंडस्ट्री, अगर हमें अपना सामान एक्सपोर्ट करना है या बाकी देशों से हम कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इतना हाई टैक्स लगा देते थे कि हम उसे पे ही नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, और इन स्पाइट ऑफ दिस पॉलिसीज़ हम अभी भी प्रॉफिट बना रहे थे। द रूइन इंडियन इंडस्ट्री, द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स वॉज रिमूव्ड। आफ्टर दैट द फर्स्ट जूट वीविंग इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जूट वीविंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और इसने हमें थोड़ा सा सपोर्ट किया। और ये जो जूट वीविंग इंडस्ट्री थी ना, सरप्राइजिंगली इसमें ब्रिटिशर्स ने हमें ज़्यादा परेशान नहीं किया और थोड़ा सा उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। तो जमशेदी टाटा 1911 में जमशेदी टाटा अपनी आयरन फैक्ट्री लगाते हैं, और 1907 में वडोदरा में एलेम्बिक केमिकल वर्क नाम की एक इंडस्ट्री जो है वो शुरू होती है। इसके अलावा पेपर, टोबैको, सिल्क एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश होती हैं। महात्मा गांधी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महात्मा गांधी ने हमेशा वीविंग इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ ग्रो होती हैं, तो वो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगी, उन्हें क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनाएगी कि अब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को कम करेगी। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, रिसर्च इन साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसके लिए जे.आर.डी. टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को बनाया। इसके बाद हम एरोप्लेन्स बनाने लग गए थे, तो है ना, हमारे में इंडस्ट्रीज़ ऑफ एरोप्लेन भी शुरू हो गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमें इसकी परमिशन नहीं दी। लेकिन फिर भी
बावजूद कि ब्रिटिशर्स ने इतना अपोज किया, हमने एरोप्लेन इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बना ही लिया था। स्पेशली ये प्रॉफिट हमने बनाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जहाँ पर क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है, तो लोगों को मेटल्स की, एरोप्लेन्स की बहुत ज़रूरत थी इसकी वजह से। और शॉकिंगली ब्रिटिशर्स ही हमारे पास आए थे कि यार हमें भी थोड़े से एरोप्लेन दे दो, थोड़ा सा मेटल हमें भी दे दो, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने थोड़ा सा इसमें से प्रॉफिट बना लिया था ना। केमिकल एंड शिप मेकिंग इंडस्ट्रीज छोटे स्केल पर थी, ठीक है, और इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगे थे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा प्रॉफिट इस पे से भी हो गया था। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश रूल टू स्टॉप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने अपनी इंडस्ट्री शुरू की, ब्रिटिशर्स ने हर एक पॉसिबल कोशिश कर ली कि वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को स्टॉप करें, लेकिन फिर भी हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अब शुरू हो गया था और वो बहुत अच्छे स्केल पर जा रहा था। हमें जब आज़ादी मिली ऑन द 15 अगस्त 1947, गवर्नमेंट ने अपना ये गोल बना लिया कि अब हमें इंडिया को इंडस्ट्री में भी डेवलप करना है, और एग्रीकल्चर जो हमारे कंट्री एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, उसे अब इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी अब हम उसे फेमस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आई होप इट इज़ क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक है पॉवर्टी एंड फेमाइन इन इंडिया। ये नहीं पूछा जाता, ठीक है, तो तुम इसे स्किप कर लेना, लेकिन एक ही चीज़ पूछी जाती है, आओ एकदम एंड में आओ, ठीक है। यहाँ जब पेज नंबर 40 में जो एंड में लिखा है ना, देखो लास्ट सेकेंड लाइन में एंड में आओ। दस वायसरॉय लाइटन बिकम नोन एज द मेकर ऑफ द फेमाइन पॉलिसी। ये पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज द मेकर ऑफ द फेमाइन पॉलिसी, तो वायसरॉय लाइटन। जिसे नहीं मिला क्वेश्चन लिख लो, हु इज़ नोन एज द मेकर ऑफ फेमाइन, FAMINE, फेमाइन पॉलिसी। आंसर है वायसरॉय लाइटन, वायसरॉय VICEROY, लाइटन LYTTON। ये पूछा जाता है। फेमाइन का मतलब क्या होता है, जो सूखा पड़ जाता है ना, उसे कहते हैं फेमाइन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। इसमें से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं, परमानेंट, रेहतवारी एंड महालवारी सिस्टम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई हैं, ठीक है। हम स्पीड में चैप्टर कवर कर रहे हैं क्योंकि हमें सिलेबस पूरा करना है। तो बाय बाय।